नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, देखो हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट दिसंबर एग्ज़ाम 2025। जी हाँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एनसीईआरटी है, अगर हम सीटेट पेपर 2 की बात करें, जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे सीटेट पेपर 2 में एसएसटी का एग्ज़ाम्स देंगे, एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे 6 to 8 की एनसीईआरटी आपको पढ़नी होगी। और यहीं से एक भी क्वेश्चन बाहर कुछ नहीं जाएगा, स्टेटमेंट से यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, मैंने एनसीईआरटी क्लास 6 की आपकी यहाँ पे हिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट की हुई है। इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, ओके, ये करा दिए हैं। आज हमारा 3rd चैप्टर है। चैप्टर 3rd है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगी हिस्ट्री एनसीईआरटी। देन बाय शिवानी सिंह मेरे द्वारा ही कंटिन्यू सेशन आप सबको कराया जा रहा है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में, जी हाँ, कोई भी चार्ज नहीं है, तो फटाफट आप ये यहाँ पे व्हाट्सअप जो है ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ पे 7505890761, ओके, आप इसमें इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगी। अदरवाइज़ ग्रुप का लिंक भी आपको ओके नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो आप खुद भी वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। सो आई होप क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और बहुत ही बेहतरीन आज की हमारी क्लास है, स्पेशल यहाँ पर ये ओके एनसीईआरटी है यहाँ आपकी क्लास 6 की, जिसमें कि यहाँ पे चैप्टर 3rd है आरंभिक नगर। और यहीं से स्टेटमेंट के बेसिस आपके ओके क्वेश्चंस जो है बनते हैं सीटेट एग्जाम्स में। सो इस सेशन में हम पढ़ने वाले, देखो आरंभिक नगर, ओके, इसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा की कहानी। जी हाँ, पूरा सेशन यहाँ पे हड़प्पा की कहानी आज हम देखने वाले हैं। ऑब्वियसली अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे जो इंजीनियर, उन्हें अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? हड़प्पा, जो यहाँ पे पुरास्थल, हड़प्पा पुरास्थल यानी जो हड़प्पा यहाँ पे पुरास्थल है, उसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारत और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की ओके इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे देखो, अब मैं आपको समझा रही हूँ कैसे किस माध्यम से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। हड़प्पा की कहानी, ओके, लगभग कितने साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी? तो यहाँ पे 150 साल पहले, याद रखिए, ठीक है, ये पॉइंट्स। और ये कहाँ पर है आधुनिक समय में? पाकिस्तान में। तो ये भी पॉइंट्स थोड़ा आप याद रखिए, ठीक है ना। बाकी ये आप यहाँ पे याद रखिए कि हड़प्पा सभ्यता से ही ये लोग जो है, जो पुरातत्वविद थे, वो ईंटें लेके आए हैं, ओके। और फिर जब नेक्स्ट 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को फिर से ढूंढा, और तब पता चला कि यह खंडर एक उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर में, ठीक है, माना जाता है। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर देखो, जहाँ से जिस तरह क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कन्फर्म। देखो, जो हड़प्पा सभ्यता है यहाँ पे, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। तो ये जो यहाँ पे आपसे जो है क्वेश्चंस ये भी बनेगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है, ओके, हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे कहाँ पे मिले हैं, इसके प्रमाण। पाकिस्तान के पंजाब, देखो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात में, भारत के राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब प्रांतों में ये मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को जो है अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड। और यहाँ से स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए, ठीक है, या फिर गलत कथन का।
तो क्वेश्चंस ऐसे भी बनेगा आपका, आंसर्स ऐसे ऐसे होंगे कि ये नगर कहाँ कहाँ पर मिले हैं। ओके, तो ऑप्शन में होगा पाकिस्तान, पंजाब, सिंधु प्रांत, भारत का गुजरात, राजस्थान, हरियाणा की जगह कोई और दे दिया ऑप्शन, कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए सारे पॉइंट्स याद रखना है। ठीक है, फिर जब पुरातत्वविदों ने और खोज की तो कुछ अनोखी वस्तुएं भी मिली। तो पूछेगा मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे वो किस सभ्यता के हैं? हड़प्पा सभ्यता के हैं। पूछेगा पत्थर के बाट कहाँ से मिले हैं? मुहरे कहाँ से मिली है? मनके कहाँ से मिले हैं? तांबे के उपकरण कहाँ से मिले हैं? पत्थर के लंबे ब्लेड कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं सभी ये? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता के जो ये नगर यहाँ पे इधर उधर से खोजे गए हैं, जैसे कुछ भारत में, पाकिस्तान के पंजाब, ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पे यहीं से सारी चीज़ें ये आपको मिली है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, इन नगरों की विशेषता क्या थी? अब जो हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर नगर है, हड़प्पा सभ्यता नगर की विशेषता क्या थी ये बताना है। क्या विशेषता थी? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में बना था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में विचार कीजिए। 2 कथन दिए जाएंगे, एक जो है आपका पश्चिम को लेके और एक आपका यहाँ पे पूर्वी को लेके, और पश्चिम का स्टेटमेंट गलत रख देगा और पूर्वी का स्टेटमेंट भी गलत रख देगा एग्जामिनर। तो आपको वहाँ पे चेंज करना होगा, क्या दोनों कथन सही है या फिर दोनों कथन हमारे इनकरेक्ट है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं, अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता का जो पश्चिमी भाग, जैसे अपना भारत की सबकी लोकेशन होती है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसे ही जो हड़प्पा यहाँ पे सभ्यता नगर है उसकी जो लोकेशन है, उस लोकेशन में अगर हम बात करें पश्चिमी भाग, ओके, उसका पश्चिम भाग छोटा था। याद रखें क्या था? पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर, देखो पश्चिमी भाग तो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन वो नीचे पर बना था। क्या? वो निचले इलाके में था। तो स्टेटमेंट ऐसे इस तरह से घुमा फिरा के देगा ना, तो पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पे बना था, पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में बना था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ कहूँगी, इसे रट लो। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जी हाँ, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो ऊंचाई वाला भाग है, यानी कि ऊंचाई वाला भाग जो पश्चिम भाग है, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा? यहाँ पर नगर दुर्ग, यानी कि पश्चिम का जो भाग ऊंचाई पर है इसे तो नगर दुर्ग कहा। ओके, और जो पूर्वी का भाग निचले इलाके में था इसे निचला नगर कहा। ठीक है, दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। दोनों हिस्सों की, देखो जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता नगर की बात करें तो ये पक्की ईंटों से बना था पूरा शहर। ठीक है, ओके, दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, जो पश्चिम एरिया है और पूर्व एरिया है। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। यानी कि देखो तो अभी भी दीवार खड़ी हुई दिख रही है, जो पुरातत्वविद है उन्होंने खोज की है। ओके, तो कमाल की बात है। तो ईंट तो काफ़ी पक्की होंगी भैया जब अभी तक भी वो टिकाऊ है। ठीक है, तो हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से। कहानी के माध्यम से आपको ये पढ़नी है चीज़ें, और इस कहानी में से ही अपने फैक्ट्स को निकालने हैं। यही है सीटेट एसएसटी। जी हाँ, यही है सीटेट एसएसटी, और सारी चीज़ें यहीं से आएगी, एनसीईआरटी। अब हम हड़प्पा सभ्यता के कुछ नगरों की बात कर लेते हैं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। अभी देखो जो ये हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पर मोहनजोदड़ो भी तो बनाया गया था। जी हाँ, मोहनजोदड़ो यहाँ पे, ठीक है, इसमें एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो जोदड़ो है इसे क्या कहा जाता है? महान स्नानागार।
ओके। यहाँ पर ये क्या करते थे, बीच में मिडल में इस तरह से, आसपास तो घर है सबके, ठीक है ना, गलियाँ है, और बीच में ना इस तरह से दो साइड से एक आने का रास्ता एक जाने का रास्ता इस तरह से होता था। और यहाँ पे ये तालाब की तरह इसमें पानी भर देते थे। यही क्या है, मोहनजोदड़ो की, और इसको ही ये महान स्नानागार बोलते हैं। इसमें ये नहाते थे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर चीज़ें बनाई गई थी। ओके। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। मैंने कहा ना, दो तरफ से जो है उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। एक तरफ से उतरना है नीचे जब नहा के आओगे, फिर जब नहा के आप नालों के बाहर जाओगे तो दूसरी साइड से, ठीक है। और चारों ओर कमरे भी बनाए गए थे इसकी तरफ। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता, जैसे ही भैया नहा धो लिए सभी, ठीक है, स्नान कर लिया, ओके, तो फिर इसे खाली कर दिया जाता था महान स्नानागार को। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में कुछ नगर के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें भी बनाई गई थी। इस मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो आपसे एग्जामिनर मोहनजोदड़ो के बारे में विचार करने को कहेगा और स्टेटमेंट देगा कि मोहनजोदड़ो के बारे में आप जो है सही या फिर गलत स्टेटमेंट जो है बताना है। तो मोहनजोदड़ो को महान स्नानागार भी कहा जाता था, बिल्कुल सही बात है। और इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का यूज़ किया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है मोहनजोदड़ो को बनाने में किस किस का यूज़ किया गया था, ईंट और प्लास्टर का। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इमारत पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई है। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि सरोवर में दो तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। तो मोहनजोदड़ो में दो तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ क्यों बनाई गई थी, ओके, ये भी। और इसके चारों ओर कमरे भी बनाए गए थे, ओके। और इसमें भरने के लिए ये पानी कुएं से निकाल कर इसमें भरते थे, जो महान स्नानागार है। और फिर भैया ये अपना बड़े चाव से नहाते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ कलीबंगा और यहाँ पे लोथल। देखो बात करेंगे यहाँ पे कालीबंगा और लोथल के बारे में। जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, ओके। आपसे पूछा जाएगा कि अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं। अग्निकुंड कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो, लोथल, इन नगरों में तो भैया कुछ बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। भंडार गृह किन नगरों में मिले हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, सॉरी लोथल, ठीक है। कालीबंगा और लोथल से क्या चीज़ मिली है, अग्निकुंड मिला है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट से याद रखें। सो स्क्रीन पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के भवन, नाले और यहाँ पर क्या सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते। देखो जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे, इनके घर कैसे होते थे यहाँ पे, तो इनके घरों की बात करें ना, आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे, या तो एक सिंगल है या फिर डबल है, ओके, नॉर्मली है। घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा सभ्यता के घरों के बारे में विचार कीजिए। तो क्या हड़प्पा सभ्यता के घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, स्टेटमेंट में दिया होगा, बिल्कुल। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार भी होता था, ओके। घरों में और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैन होल बनाए जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। मोस्टली जैसे आपके यहाँ पर है, आप अगर सिटी में रहते हैं या फिर गांव में रहते हैं तो आप देखते हैं कि आपके यहाँ पे जो है एक सोसाइटी है, अगर गांव में है एक सोसाइटी है और पूरा समाज है, तो आप गलियों में आपके घर हैं, ओके, रोड पर भी है बाहर मेन, तो छोटी छोटी नालियाँ आपके घर से कनेक्टेड हैं, ओके। और फिर वो जो सारा पानी जाता है एक बड़ी तालाब में, नदी में, ओके, ऐसे ही तो रिसाव होता है इसका, जी हाँ। तो यही चीज़ आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी, सेम है। मैंने कहा स्टोरी की तरह पढ़िए, बहुत इंजॉय आएगा, ओके। बस ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद रखनी है,
थोड़ी थोड़ी कि हड़प्पा सभ्यता में भवन, नाले और सड़कें कैसे कैसे थे। तो घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाते थे ये। और हर जो है बात करें, अधिकांश घरों में एक स्नानागार, भाई आपके यहाँ पे तो होता है ना नहाने का, तो इसी तरह से घरों में भी एक अलग स्नानागार होता था यहाँ पे। और कई घरों में तो कुछ कुएं भी मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के नगरों में। कई नगरों में ढके हुए नाले भी मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से, सावधानी के लिए ढके हुए थे उन्होंने। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पर नेक्स्ट है। अब हम हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अब हम हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन की बात करेंगे। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें भी मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मन के जो घड़े हैं, सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को भी अपने पास रखते होंगे। यहीं पर इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ें भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता का अगर नगरीय यहाँ पे जीवन की बात करें, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल भी रहा करती थी। तो लोग आपस में एक साथ जुट के रहते थे। ओके, जैसा आप रहते हैं अपनी सोसाइटी में। यहाँ के जो शासक थे, यह भी शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य, जैसे आपके गांव में या फिर सिटी में कोई एक बढ़िया पैसे वाला है पूरा, जैसा ग्राम प्रधान है और जो है सिटी में मेयर है, जिसके पास पैसा है, वो कुछ बहुमूल्य ये चीज़ें मंगवाते रहते हैं। ओके, क्लियर है? तो वैसे भी सोने चांदी, खूबसूरत मन के आभूषण, ओके, ये सारी चीज़ें मंगवाते रहते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। तो ये पॉइंट्स याद रख लो, लिपिक वाला पॉइंट्स थोड़ा, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या होते थे? लिपिक भी होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं इसके अलावा नगरों में क्या क्या होते थे। और शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे और अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं भी लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ओके, एक स्टोरी की तरह, एक कहानी की तरह आप यहाँ पे हमारे साथ में पढ़िए, जहाँ से जो चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाली होगी मैं बताऊँगी, ठीक है, और बता रही हूँ। अभी देखो यहाँ पर हम बात करते हैं हड़प्पा की एक मोहर के बारे में। इस मोहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है और विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि अर्थ क्या है इसका। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे और इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, क्या थे? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ठीक है ना, वो मोहरें बनाते थे किस पर? पत्थर पर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहर बनाते थे कहाँ पर? पत्थर पर। फिर ये क्वेश्चन बनेगा, जो ये पत्थर पर मोहर बनाते थे, ओके, ये किस आकार की होती थी? आयताकार की होती थी। और इस पर चित्र किसके मिलते हैं? जानवरों के चित्र मिलते हैं। तो यहाँ से और यहाँ तक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये चीज़ याद रखें। जैसे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर देखो आयताकार इस तरह बनी है, और ये देखो ऊपर भैया ये है क्या? ये क्या बला है? ये क्या बना है? देखो तो ये क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन फॉर जस्ट बात करें, अभी तक कोई भी वैज्ञानिक ये चीज़ नहीं और यहाँ पे देखो ये क्या है? जानवरों के चित्र है। तो इसके बारे में अभी तक भी पता नहीं चला ये लिखा हुआ क्या है, आखिर क्या लिखते थे भैया हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इस चीज़ को याद रखें। बाय द वे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पर बहुत बेहतरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, आयताकार पत्थर की मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। मैंने आपको बताया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। देखो इस तरह से, ओके, आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, यहाँ पर इस तरह से लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, लाल मिट्टी के बर्तन, और काले रंग के इन पर डिजाइन करते थे ये लोग।
ओके, तो ये चीज़ याद रखिए। देखो ये तो वही है जो मैंने बताया यहाँ पर। चलिए, सो फाइनली आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के नगर और नए शिल्प। हड़प्पा सभ्यता के नए नगर यहाँ पर और नए शिल्प, नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर है। तो देखो हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या चीज़ मिली है, नोट कीजिए। नोट तो आपको खुद ही मिल जाएगा फ्री में, बिल्कुल आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। पत्थर मिले हैं, शंख मिले हैं, तांबे मिले हैं, कांसे मिले हैं, सोना मिला है और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक अभी बता दे रही हूँ, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर और नए शिल्प। हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या वस्तुएं मिली है, तो पत्थर, शंख, तांबे, सोना, चांदी ये सब मिला है। ठीक है, यहीं पर तांबा और जो कांसा है इससे औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। देखो तांबा और जो यहाँ पे कांसा है, इन दोनों को मिलाकर क्या क्या बनाया जाता था पूछा जा सकता है। औजार, हथियार, गहने, बर्तन, फिर यहाँ पे सोना और फिर यहाँ पे चांदी को मिलाया। सोना और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। फिर यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं, मन के बाट और फलक। जी हाँ, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ पत्थर के बाट। ये आप देख रहे हैं क्या है, पत्थर का बाट है। ओके, पत्थर के बाट देखो, कितने ध्यान से देखो, उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया है। इन्हें शायद ब्लू पत्थर और धातुओं को तोड़ने के लिए बनाया गया होगा। तो इन्हें किस पत्थर से, चर्ट पत्थर से बनाया गया है। ठीक है, इस तरह ये थोड़ा पॉइंट्स आप याद रखें। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। अब हम पढ़ेंगे मनके के बारे में। ओके, अभी हम पढ़ेंगे मनके। इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे मनके। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। तो मनके के बारे में विचार करें, इस तरह से स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है। अब आपको इसका आंसर कैसे देना होगा, स्टेटमेंट में देखो मनके के बारे में पूर्ण यहाँ पे विचार है। तो पूर्ण विचार क्या है, इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। तो मनके कैसे बनाए जाते थे, तो मनके किन पत्थरों से बनाए जाते थे, कार्निलियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किन पत्थरों से, कार्निलियस, किन पत्थरों से, कार्निलियस, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए जाते थे। कैसे कैसे बनाते थे, पत्थरों को काटते थे और तराशते थे। इनके बीच छेद भी किए जाते थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। देखो इस तरह से इनके अंदर भैया छेद भी है और ये माला डली हुई है और इस तरह से यहाँ पर बना रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यही है स्क्रीन पर मनके की यहाँ पे फोटो डिज़ाइन आपके सामने है। ओके, अब यहाँ पर देख लो पत्थर के धारदार फलक। ये पत्थर के धारदार फलक है जो कि सारी चीज़ें ये हड़प्पा सभ्यता के नगरों से मिली है। अभी यहाँ पर देखो कढ़ाईदार वस्त्र, जी हाँ बहुत ही बेहतरीन। और ये जो कढ़ाईदार वस्त्र है एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति है ये, सॉरी यहाँ पे मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, उसमें इसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। तो ये कढ़ाईदार जो वस्त्र की मूर्ति मिली है कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो। एक क्वेश्चन जो है लाइनर आंसर्स के थ्रू बन सकता है। अब पढ़ेंगे हम, देखो हड़प्पा सभ्यता ही पढ़ रहे हैं चीज़। ठीक है, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो मेहरगढ़ में किसकी खेती होती थी, कितने साल पहले, 7000 साल पहले। अब थोड़ा सा यहाँ पे इनके जो हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कालीबंगा, लोथल,
मोहनजोदड़ो, ओके। ऐसे ही मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी, एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तु से चिपके हुए मिले हैं। और पक्की मिट्टी तथा फेयोंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत भी देती हैं। तो ये पॉइंट्स भी याद रखें, ओके। कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। और कपास की खेती भैया हड़प्पा सभ्यता में मेहरगढ़ में की गई थी, याद रखें। अब देखो ये जो फेयोंस है ये क्या होता है, ये है जो फेयोंस, यहाँ पे ये क्या, नो ओहो हो नो, येलो लेते हैं, चलिए जी हाँ। तो फ्रेंड्स यहीं पर अगर हम बात करते हैं, एक क्या होता है, फेयोंस होता है। फेयोंस के बारे में जानेंगे। एक्चुअली ये फेयोंस है क्या, ये फेयोंस है क्या। तो फेयोंस के बारे में बात करें, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर बनाए जाते थे। देखो एक पत्थर है, या तो पत्थर है या फिर शंख की तरह, शंख जो आप बजाते हैं ना मंदिर में, ओके, वही वाला, जी हाँ। तो पत्थर या फिर शंख ये तो प्राकृतिक तौर पर मिलते ही, नेचुरल, पत्थर तो नेचुरल मिलते हैं, ओके, से कोई नहीं बनाता। लेकिन फेयोंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। स्टेटमेंट में यही क्वेश्चन बनेगा। फेयोंस के बारे में विचार कीजिए, फेयोंस के बारे में सही या गलत कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे ऑप्शन दिया जाएगा कि फेयोंस को प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता था, लेकिन ये गलत है। फेयोंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई गई थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई गई। इन चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते हैं। फेयोंस से मन के चूड़ियाँ और छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो ये फेयोंस है, मानो एक पत्थर या शंख है, नेचुरल। फिर इस पत्थर से हम एक कृत्रिम फेयोंस बनाते थे। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण का गोंद जो है बनाते थे, तब यहाँ पे ये वस्तु बनाई जाती थी, ओके, ठीक है। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाते थे, और इन चिकनी परत पर कुछ रंग चढ़ाते थे। देखो नीला, हल्का समुद्री हरे होते थे। और फेयोंस से फिर मन के चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन भी। और इस फेयोंस से ना चूड़ी और छोटे बर्तन ये सब भी बनाए जाते थे, ओके। आई होप चीज़ें याद होगी। चलिए अब देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में कच्चे माल की खोज। हड़प्पा सभ्यता में भैया अब कच्चे माल की खोज के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक्चुअली कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास का कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का भी दूर दूर से आयात करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, तो क्या क्या चीज़ें उन्होंने आयात की, क्या क्या चीज़ें वो आयात करते थे। तो ये तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का हमें दूर दूर से आयात करते थे, यानी कि इनके नगर में चीज़ें नहीं थी। आयात और निर्यात होता है। आयात वो होता है जब आयात हम उसे कहते हैं जब हम किसी से हेल्प लेते हैं, कहीं से कुछ चीज़ें मंगवाते हैं। और निर्यात वो होता है जब हमारे देश में पूर्ण बढ़िया से सारी चीज़ें हैं, ये पूर्ण रूप से ज़्यादा है, तो हम दूसरे देश को दे सकते हैं, जैसे होता है ओबियसली, ओके। तो यही चीज़ है। अभी देखो यहाँ पे हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा के जो लोग हैं तांबे का आयात कहाँ से करते थे, कहाँ से करते थे? राजस्थान से करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया। ये भी पॉइंट्स याद रखिए। ओमान से भी, पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी किया है तांबे का आयात हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से की जाती थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से किस किस तरह क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, हड़प्पा के लोगों ने तांबे का आयात सबसे पहले आज के कहाँ से किया था? राजस्थान से भी किया था, ओमान से भी किया था तांबे का।
देखो राजस्थान से भी क्या था पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ओमान से भी क्या था, तीसरा क्वेश्चन है कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात। फिर है कि टीन का आयात कहाँ से किया था, ईरान से किया था। टीन का आयात हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ईरान से किया था और अफगानिस्तान से भी टीन का किया था। फिर यहाँ पे सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। तो ये चीज़ें याद रखें। हाँ बिल्कुल स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आयात की, कौन कौन सी वस्तुएं, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये हड़प्पा सभ्यता और यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस बनते ही हैं। जी हाँ बिल्कुल बनते हैं आपके। अभी देखो नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन आना, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसानों और चारवाहे की शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो ये पॉइंट्स याद रखिए। जी हाँ ये वाला पॉइंट याद रखिए, हड़प्पा के लोग क्या क्या उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। तो जमीन की जुताई कैसे करते थे, हल का प्रयोग करते थे। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। तो यहाँ से स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो हल बनाए जाते थे कैसे बनाए जाते थे, वो लकड़ी के बनाए जाते थे। लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई भी की जाती होगी। तो हड़प्पा के लोगों ने क्या क्या फसलें यहाँ पे उगाई है, ये चीज़ याद रखिए। यहाँ पर एक हल था और वो हल जो है किसका बना हुआ था, वो हल यहाँ पे बना हुआ था भैया किसका, आपका लकड़ी का। ओके तो ये याद रखें ऑब्वियसली। अभी नेक्स्ट है, देखो अगर हम हल की बात करते हैं, इस तरह का होता था वो हल, इस तरह से ही थोड़ा मुड़ा हुआ सा, इस तरह से। जी हाँ इस तरह से होता था। बच्चों का खिलौना हल आज हम चलाने के वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते थे। हमें ज्ञात नहीं है कि हड़प्पा में भी यह प्रथा थी। ठीक है चलिए अभी देखो गुजरात में हड़प्पा कालीन, अब थोड़ा सा हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण कच्छ के इलाकों में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। धोलावीरा नगर के बारे में बात कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वही धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि धोलावीरा नगर को कितने भागों में बांटा गया था, 3। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था और यह एक क्या है, अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। ठीक है ना। सो मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर ना। अगर हम धोलावीरा की बात करते हैं तो यहाँ से स्टेटमेंट में धोलावीरा के बारे में विचार कीजिए। धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटते थे। हर हिस्से के चारों ओर क्या क्या होते थे, पत्थर की ऊंची ऊंची छोटी दीवारें, ऊंची ऊंची दीवारें होती थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। जब इसके अंदर जाते थे तो प्रवेश द्वार होता था। ठीक है, यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे आपके। तो इस तरह से यहाँ से हड़प्पा लिपि के भी बड़े बड़े हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। कहाँ से, धोलावीरा से। नेक्स्ट देखो अब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लेंथी चैप्टर है, आरंभिक नगर। गुजरात की खंबाती खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा लोथल कहाँ पर, बस गुजरात। इस तरह याद रखें, लोथल कहाँ पर बसा, यानी कि लोथल कहाँ पर है, स्थानीय गुजरात में है। ओके, और बाकी छोड़ो। लोथल से क्या क्या मिला है, पत्थर, शंख और धातु से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे, मुद्राकन
और मोहरबंदी यानी गीली मिट्टी पर मोहरबंदी, गीली दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? गुजरात का एक स्थान है लोथल। तो ये सारी चीज़ें लोथल से मिली है, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस के लिए, बार बार प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ चाहिए होगी और पीडीएफ के लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना होगा। ओके जी। देन अब देखो, जो हड़प्पा सभ्यता है इसके अंत का क्या रहस्य था। हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य लगभग 2900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहरे और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों में कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। किसी और अन्य विद्वान का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं जो हड़प्पा सभ्यता है इसका अंत कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये कह रहे हैं कि जहाँ से जब भी यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे, जब वो आयात करते थे तो आयात कम हो गए। देशों ने देना बंद कर दिया होगा, जो भी रीज़न हुआ होगा। नदी नाले सूख गए, इसलिए अब भैया कैसे जीवन पॉसिबल होगा। तो इस वजह से यहाँ पर कह रहे हैं कि इस तरह से ये चीज़ें वैज्ञानिक कह रहे हैं, हम नहीं फिक्स कर सकते। ये वैज्ञानिक कह रहे हैं और इस तरह से भैया हमारे एग्जामिनर भी कहते हैं, आपको पता ही है। फिर यहाँ पे देखो, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान की सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में भी नई छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। ओके, अब देखो हम बात करेंगे लोथल का बंदरगाह। लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नाव रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। लोथल क्या है? एक बंदरगाह। तो इस तरह से ठीक है। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्यों बनाया गया है? समुद्र के रास्ते आने वाली नाव यहाँ पे रुक, संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। लोथल का एक क्या है? ये बंदरगाह है। ओके, इस तरह से। चलिए, सो फाइनली यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, यानी कि फाइनली हड़प्पा सभ्यता का फुल यहाँ पे हमारी जो थ्योरी थी वो फिनिश हुई। और अगर आप इसे बेहतरीन तरीके से इसका अभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं, तो मैं खुद दावे से कह सकती हूँ कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, एक भी वर्ड। ध्यान दीजिए, ठीक है। यहीं पे फ्रेंड्स सीटेट दिसंबर एग्जाम 2025 क्लास 6 एनसीईआरटी, यहाँ पर ये एसएसटी हिस्ट्री पेपर 2 और ये पार्ट यहाँ पे यानी कि चैप्टर ये सेकंड है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यहीं से छपेगा। रट लो, आप इन्हें तो जानते ही हैं। ओके, फाइनली नेक्स्ट और लास्ट क्वेरी तो यही है, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। सो फास्ट यहाँ पे कीजिए अगर बेस्ट लगी है क्लासेस आपको। ओके, सो अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।